गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल पे, दैट इज़ कंप्यूटर वाली मैम। तो आज हम लोग टॉपिक जो कवर अप करने वाले हैं दैट इज़ आईसीटी का, दैट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बात कर लेते हैं, यूजीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ पर दो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज़ नंबर कन्वर्जन एंड एमएस एक्सेल। ये दोनों टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उन पर हम लोग बात कर रहे हैं। और दिस वीडियो विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूजीसी स्टूडेंट्स। चलिए, तो पहले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं हम लोग। दिस क्वेश्चन, स्टाइलस, ये स्टाइलस कहाँ है? ये रहा। चलिए, तो ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आ गया हमारा नंबर कन्वर्जन टॉपिक से। तो जैसे आप लोग ये देख रहे हैं, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम नंबर कन्वर्जन। तो नंबर कन्वर्जन में आपको ये दिख रहा है व्हाट इज द बेस 10, तो आपने किस में बदलना है? बेस 10 में बदलना है। और इक्विवेलेंट ऑफ द बेस 4 दिस, तो बेस 4 का नंबर आपको गिवन है। तो सबसे पहला काम आप लोगों ने यही करना है, ये जो मैंने किया है। सबसे पहले आप लोग क्या करने वाले हैं? तो जी सबसे पहले हम जो चीज़ गिवन है और जिसमें बदलना है वो बेस हम लोग लिख लेंगे, ताकि हमें क्वेश्चन पढ़ने में आसानी हो जाए। तो जी हमें किस में बदलना है? व्हाट इज द बेस 10 पूछा गया है, तो बेस 10 में बदलना है मुझे। आई थिंक दिस इज विजिबल कलर, हाँ दिस इज मोस्ट विजिबल। तो बेस 10 में मुझे बदलना है। ओके, नहीं ओके है। तो बेस 10 में आपको बदलना है, और बेस 4 का नंबर गिवन है, तो बेस 4 का नंबर हमने लिख लिया। और किस में बदलना है? बेस 10 में। तो देखिए कैसे बदलते हैं। तो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में नंबर कन्वर्जन की, मेरे चैनल पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। और नंबर कन्वर्जन का जो पार्ट 4 है, दैट इज स्पेशली फॉर यूजीसी, नंबर कन्वर्जन का, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए, तो बेस 4 से बेस 10 में बदलना है, मतलब अदर बेसिस से अब जब बेस 10 में यानी डेसिमल बेस में बदलते हैं तो आप कैसे काम करते हैं? राइट हैंड साइड से चलते हैं, और जो नंबर गिवन है उसके ऊपर 4 रेस टू 0 से लिखना शुरू करोगे। जिस पावर से जिसमें बदलना है उसका पावर लिखते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे और पावर बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, कर लिया हम लोगों ने। अब पहला नंबर ये है, तो लिखना कैसे है? इक्वल टू 3 × 4 रेस टू 3 प्लस 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 0 ही आना है, तो इसीलिए 0 वाला स्किप कर दो। तो अगला डिजिट आता है ये, यानी 1 × 4 रेस टू 1 प्लस अगला दैट इज दिस वन, तो 3 × 4 रेस टू 0, और इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? दिस इज 192 प्लस 4, और ये बन जाएगा 3। 4 रेस टू 0 इज 1 ना, तो 3 बन जाएगा। तो आगे हमने सॉल्व किया तो आंसर बन जाता है 199 बेस 10 में। तो ये रहा हमारा सी आंसर। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट? तो जब आपको अदर बेसिस से, एनी अदर बेस, चाहे ये 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 7 हो, अदर बेस से जब भी आपको डेसिमल बेस में बदलना है तो आपने राइट हैंड साइड से चलना है और पावर उस बेस की लगानी है जिस बेस से आप डेसिमल में बदल रहे हो। जैसे यहाँ 4 से 10 में बदल रहे थे तो हमने 4 की पावर लगानी शुरू की थी, और जैसे जैसे आगे बढ़े पावर बढ़ाते चले गए थे। ठीक है, सेम ऐसे ही काम करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगेन क्वेश्चन फ्रॉम नंबर कन्वर्जन। ठीक है, अगेन क्वेश्चन फ्रॉम नंबर कन्वर्जन। देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है। तो आप लोगों को चेंज करना है, पहली बात तो असेंडिंग ऑर्डर में लेकर जाना है, और सभी नंबर को बेस 10 में बदलना है। तो ये जो गिवन है इसको भी आपने बेस 10 में बदलना है, नेक्स्ट को भी, नेक्स्ट को भी, एंड नेक्स्ट को भी, और उसके बाद आपने इनको राइट डाउन कर लेना है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर वाला पार्ट आप लोग कर लेंगे, बाकी सोल्यूशन मैं दे देती हूँ आप लोगों को। चलिए, तो बेस 16 से बेस 10 हम कैसे बदलते हैं? तो 16 से 10 बदलना है। अभी अभी हम लोगों ने सीखा कि बेस 4 से 10 बदल रहे थे तो 4 की पावर 0 से लिखना शुरू किया था और पावर आगे बढ़ाते चले गए थे। अब 16 से 10 बदलोगे तो पावर किसकी लगेगी? 16 की, और जैसे जैसे आगे बढ़ोगे पावर बढ़ाते चले जाओगे। तो क्वेश्चन है 8B। तो बी का मतलब क्या होता है? फटाफट कमेंट करेंगे, बी का मतलब क्या होता है?
हेक्साडेसिमल नंबर्स में 0 to 9 तो नंबर होते हैं, लेकिन 10 to 15 को हम डिनोट करते हैं अल्फ़ाबेट में, दैट इज़ A to F। तो अगर 10 रिजल्ट आएगा तो हम A लिखेंगे, 11 आएगा तो B लिखेंगे ना। ऐसे ही अप टू 15 कुछ भी आएगा तो उसको अल्फ़ाबेट में बदल देंगे। तो B का मतलब होता है 11। ठीक है, तो 8 नंबर क्या है हमारे पास, एक 8 है, दूसरा 11 है। ओके, तो चेंज करिए ज़रा, इस तरफ से चले। और ये कंप्लीट एक नंबर माना जाता है तो ए की पावर लगाई जाती है ना। तो ए की पावर लगेगी 16 की पावर 0 और इसकी पावर 16 की पावर 1। तो आगे सॉल्व करेंगे कैसे, 8 इंटू 16 की पावर 1 प्लस 11 इंटू 16 की पावर 0। तो सॉल्व कर लेते हैं इन्हें। तो आंसर आ जाता है 128 प्लस 11 जो है 139 के बराबर। ठीक है, तो पहला जो हमारा सॉल्व हुआ उसमें आंसर क्या आ गया, 8B का 139। ओके, ये सॉल्व हो गया फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट आप ही लोग सॉल्व करेंगे, मैं आपको बता रही हूँ कैसे सॉल्व करना है। ट्राई इट वंस। देखिए, बेस 8 से बेस 10 में बदलना है, तो क्या करेंगे, 8 की पावर लगाएंगे ना, राइट हैंड साइड से चलेंगे, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2 ऐसे लगा के चलेंगे। ठीक है, तो ज़रा ट्राई करिए इसको एक बार, बाकी मैं सॉल्व करके दे रही हूँ आप लोगों को, ये वाला टाइप। ठीक है, इसे आपने बेस 10 में बदलना है, तो कैसे बदला जाएगा, 212 है, इस तरफ से चले, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 और 8 की पावर 2। लिखना कैसे है, 2 इंटू 8 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 8 की पावर 0, और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आंसर आ जाता है 128 प्लस 8 प्लस 2, जो रिजल्ट आ गया 138। सिंपल। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर 138 आया है, ओके, यहाँ पे 139 आया था। इसको सॉल्व करते हैं, 260। अब बेस 7 से 10 में बदलना है, तो किसकी पावर लगेगी, 7 की लगेगी ना। तो 260 है, 260। तो इस तरफ से चले, 7 रेस टू 0, 7 रेस टू 1, 7 रेस टू 2। पहला डिजिट इज दिस, तो कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 7 रेस टू 2 प्लस 6 इंटू 7 रेस टू 1 प्लस 0 इंटू 7 रेस टू 0। तो ये तो 0 ही बन जाएगा, इसे स्किप कर दो, इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो ये बना 98 प्लस 42 जो हो गया 140 के बराबर। ठीक है, 140 के बराबर। तो यहाँ आंसर आ गया 140। नेक्स्ट लास्ट है ये, तो अगेन इसको बेस 2 से 10 में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे बेस 2 से 10, इसे तो आप लोग सॉल्व कर लीजिए फटाफट। तो वही 1 0 0 0 1 1 0 1, इस तरफ से चले, 2 रेस टू 0, 2 रेस टू 2, 3 4 5 6 7। ठीक है, क्योंकि ये वाले तो 0 ही बनने वाले हैं, इसीलिए इनको हम स्किप कर देते हैं। तो पहला इज 2 रेस टू 7, 2 रेस टू 7 इज 128, 2 रेस टू 3 इज 8, 2 रेस टू 2 इज 4 और 2 रेस टू 0 इज 1। तो इनको जब ऐड करते हैं तो रिजल्ट इज 141। ओके, तो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, तो क्या आंसर आया, जब 8 से 10 में, 16 से 10 में बदला, तो यहाँ आंसर आया था 139। यहाँ पर आंसर आया था 138, यहाँ पर 140, और इसमें अभी हमने सॉल्व किया है तो आंसर इज 141। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। अब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, सिंपल, क्वेश्चन सॉल्व्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, डाटाबेस में से क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन अभी 2025 का क्वेश्चन है, ये यूजीसी नेट पेपर 1। चलिए, तो कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है डीबीएमएस को लेकर वो बतानी है। तो डीबीएमएस होता क्या है, डीबीएमएस इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो डाटाबेस को मैनेज करे दैट इज डीबीएमएस। ओके, तो क्या स्टेटमेंट है पहली, डीबीएमएस इज सॉफ्टवेयर टू क्रिएट एंड मैनेज डेटाबेस। करेक्ट, जो डेटाबेस को क्रिएट, डेटाबेस क्या होता है ये भी पढ़ लेते हैं जरा। तो डेटाबेस होता है लार्ज अमाउंट का डेटा, लेकिन
किसी भी लार्ज अमाउंट के डेटा को आप डेटाबेस नहीं कह सकते। कोई भी लार्ज अमाउंट का डेटा है तो आप उसको डेटाबेस कह दो तो नहीं। डेटाबेस में दो चीजें और आएंगी कि वो रिलेटेड होना चाहिए डेटा। अब रिलेटेड डेटा का क्या मतलब हुआ? रिलेटेड डेटा का ये मतलब हुआ कि अगर आपके बैच के स्टूडेंट्स की मैं अटेंडेंस रिकॉर्ड बना रही हूँ तो उसमें सिर्फ आपके बैच के स्टूडेंट्स होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी और बैच के दो स्टूडेंट्स उसके अंदर मैंने मर्ज कर दिए, तो वो डेटाबेस तो नहीं रहेगा ना, इसलिए। तो रिलेटेड डेटा प्लस ऑर्गेनाइज्ड डेटा, तब वो डेटाबेस कहलाएगा। और सेव्ड इन कंप्यूटर तब डेटाबेस कहलाएगा। ऑर्गेनाइज्ड कैसे होगा? जैसे मैंने अटेंडेंस रिकॉर्ड बोला, अब अटेंडेंस रिकॉर्ड जी आप वर्ड में बनाने लग गए हो तो वो ऑर्गेनाइज थोड़ी होगा, या नोट पैड में बनाने लग गए हो तो ऑर्गेनाइज तो वो एक्सेल में ही होगा अटेंडेंस रिकॉर्ड। अगर आपने बनाना है, कोई इन्वेंट्री बनानी है, तो वो एक्सेल में ही ऑर्गेनाइज्ड होगा। इसीलिए कोई भी डेटा जो लार्ज अमाउंट का है लेकिन वो डेटा रिलेटेड और होना चाहिए ऑर्गेनाइज, तब वो डेटाबेस कहलाएगा। और जो डेटाबेस को मैनेज कर रहा है दैट इज डीबीएमएस। चलिए, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू हो जाती है। अगली स्टेटमेंट देखिए, डाटाबेस स्कीमा इज द डिजाइन ऑफ द डेटाबेस। करेक्ट। स्कीमा का मतलब होता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। ये यहाँ पे टर्मिनोलॉजी है कि जब आप स्कीमा ऑफ टेबल कह रहे हैं डेटाबेस के अंदर, जब आप स्कीमा ऑफ टेबल कह रहे हैं तो दैट मीन स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। तो ये भी करेक्ट हो गया। फॉरेन की इन रिलेशन इज यूज टू यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेबल। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। एंड एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज करेक्ट। ये क्यों रॉन्ग है, इसके लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट सुनने और समझने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रही हूँ जिसमें बहुत सारी टाइप्स ऑफ कीज आती हैं, जिसमें हम टू टाइप ऑफ कीज को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक फॉरेन की मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ, एक प्राइमरी की डिस्कस कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स आई हैं, एक यूनिकली आइडेंटिफिकेशन की और एक फॉरेन की। और ये स्टेटमेंट क्यों फॉल्स है ये आपको पता लग जाएगा, ओके। तो कीज होती क्या है डेटाबेस के अंदर? तो कीज बताती हैं किसी भी दो टेबल्स या दो टेबल के अंदर आपने कुछ एंट्रीज करी हुई है ना, उनको डाटा वैल्यूज कहते हैं, तो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है ये बताती हैं कीज। तो बहुत सारी टाइप ऑफ कीज हैं, लेकिन हम दो डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल। तो एक है प्राइमरी की जिसको हम डिस्कस करेंगे, और दूसरी है फॉरेन की। प्राइमरी की क्या होती है? तो आप ऐसा मान के चलिए कि आपके पास एक स्टूडेंट नाम का टेबल है जिसके अंदर कुछ फील्ड हैं, जैसे रोल नंबर, नेम, क्लास और एड्रेस। ओके, रोल नंबर, नेम, क्लास और एड्रेस। तो क्या ऐसा हो सकता है कि सेम क्लास में, सेम क्लास के अंदर, एक क्लास के अंदर सेम नाम के दो स्टूडेंट हो? तो जी हाँ, पॉसिबल है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक क्लास के अंदर दो स्टूडेंट हैं जिनके फादर नेम सेम है? बिल्कुल हो सकता है। दो स्टूडेंट हैं जिनके मदर नेम सेम है? हो सकता है। दो स्टूडेंट हैं जिनका एड्रेस सेम है? तो हाँ, हो सकता है। शायद ऐसा हो कि सिबलिंग्स हो तो सेम एड्रेस यूज कर रहे हो सकते हैं, या कोई किसी के घर में एज अ पेइंग गेस्ट रह रहा है तो सेम एड्रेस यूज कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि किस एक क्लास के अंदर दो स्टूडेंट हैं जिनका रोल नंबर सेम है? तो नहीं हो सकता। तो जो एक टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करे दैट इज प्राइमरी की। जैसे आधार कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर, पेन नंबर, ईमेल आईडी, ऑल दीज आर यूनिक ना। तो ये सब किस में काउंट हो सकती है? प्राइमरी की में, ओके। तो फिलहाल इस टेबल के अंदर रोल नंबर इज प्राइमरी की। तो प्राइमरी की कौन होता है? दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ टेबल, ठीक है। तो यहां पर स्टेटमेंट दे रखी थी ना, फॉरेन की इन रिलेशन इज यूज फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेबल। तो फॉरेन की नहीं होती, वो प्राइमरी की होती है। और प्राइमरी की होने के रूल्स भी हैं। तो दो रूल क्या है प्राइमरी की होने के? पहले कि वो नॉट नल होगा। नॉट नल मतलब ऐसा ना हो कि आप, जैसे यहां पर एक फील्ड और ले लिया आपने ईमेल का, ठीक है, और ईमेल भी यूनिक होता है तो प्राइमरी की बन सकता है। लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि कोई स्टूडेंट कहे मेरी तो मेल आईडी नहीं है, तो वो वाला डाटा वैल्यू खाली हो जाएगा, वो सेल खाली हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मेरा रोल नंबर नहीं है। रोल नंबर तो डेफिनेटली होगा अगर स्टूडेंट क्लास में आया तो, ठीक है। जीमेल आईडी की पॉसिबिलिटी है,
तो जब दोनों रूल्स फॉलो होंगे, यानी नो डुप्लीकेसी, जब दोनों रूल्स फॉलो होंगे तभी वो प्राइमरी की होगा, नॉट नल एंड नो डुप्लीकेसी। नो डुप्लीकेसी है तभी तो वो यूनिक है ना। तो जब दोनों रूल्स फॉलो होंगे तभी वो प्राइमरी की बनेगा। तो प्राइमरी की से भी दो क्वेश्चन बनते हैं डाटाबेस में। एक तो क्वेश्चन यही है उसकी डेफिनेशन कि दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ टेबल, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज प्राइमरी की। और दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, प्राइमरी की होने के रूल क्या है। तो पहले ऑप्शन में दे रखा है अगर नॉट नल, दूसरे में नो डुप्लीकेसी, पहले ऑप्शन में नॉट नल, दूसरे में नो डुप्लीकेट वैल्यू, तीसरे में बोथ और डी में नन। तो आंसर बोथ होगा। ऐसा नहीं कि एक एक रूल फॉलो कर दिया और उसको प्राइमरी की बना दो, नहीं, दोनों रूल्स फॉलो होने चाहिए। ओके, तो अब हम बात फॉरेन की भी कर लेते हैं। देखिए फॉरेन की क्या होती है, चलिए फॉरेन की क्या होती है। तो आप ऐसा मान के चलिए कि आपके पास दो टेबल हैं, एक स्टूडेंट नाम का टेबल है, एक स्टूडेंट नाम का टेबल है जिसके अंदर दो फील्ड हैं, एक तो स्टूडेंट आईडी है और दूसरा स्टूडेंट नेम है, ठीक है। और एक फील्ड है, एक टेबल और है जिसमें कोर्स है और कोर्स आईडी और कोर्स नेम है, ठीक है। तो अगर मैं इस टेबल की बात करूं तो यहाँ प्राइमरी की क्या है, स्टूडेंट आईडी। यहाँ बात करूं तो प्राइमरी की क्या है, कोर्स आईडी। वो यूनिक होंगे इसीलिए दीज आर प्राइमरी की। ओके, तो ये सेम स्टूडेंट्स के मैंने दो टेबल्स में रिकॉर्ड मेंटेन कर रखे हैं। तो ऐसा पॉसिबल है, जैसे मैं ऐसा कहूँ कि आप लोग एक बैच के स्टूडेंट हो मेरे, तो मैंने आप लोगों की डिटेल्स तीन डिफरेंट टेबल में मेंटेन करके रखी हैं। जैसे एक, आप लोगों ने कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए थे मुझे ड्यूरिंग द एडमिशन, तो मैंने एक टेबल वो मेंटेन कर रखा है कि इन स्टूडेंट्स ने कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं। एक टेबल हमने मेंटेन किया है और एक टेबल हम लोगों ने मेंटेन किया है जिसके अंदर सपोज आप लोग को कोई बुक्स मिलती हैं एकेडमी के थ्रू, तो किन किन स्टूडेंट को कौन कौन सी बुक मिल गई। या तीसरा टेबल मैंने मेंटेन किया है कि हम वीकली टेस्ट लेते हैं तो किन स्टूडेंट्स कितना स्कोर कर रहे हैं। तो सेम स्टूडेंट की डिटेल तीन डिफरेंट टेबल्स में है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर है, सेम स्टूडेंट की डिटेल यहाँ पे स्टूडेंट के रिकॉर्ड से रिलेटेड है और ये कोर्स से रिलेटेड डिटेल्स हैं। ओके, अब मेरे पास एक स्टूडेंट आता है और वो कह रहा है जी मैंने अपना एडमिशन स्कूल से कैंसिल करवा दिया, मेरी डिटेल्स डिलीट कर दो। तो मैंने क्या किया, ये टेबल चेक किया, मुझे यहाँ उसकी डिटेल्स मिल गई और मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। और मैं अपने घर चली गई। अगला टेबल मैंने चेकआउट ही नहीं किया कि और भी टेबल्स हो सकते हैं जहाँ उसकी डिटेल्स हो, चेकआउट ही नहीं किया, मैं घर चली गई और अगले दिन से मैं कुछ दिनों के लिए लंबी छुट्टी पे चली गई हूँ। अब मेरी पोजीशन पे कोई और आके बैठेगा मेरी चेयर पे, तो जब वो ये टेबल खोलेगा तो उसको तो वो स्टूडेंट की डिटेल ही नहीं मिलेंगी ना। लेकिन जब वो ये टेबल खोलेगा तो उसको स्टूडेंट की डिटेल्स मिलेंगी। तो हम ऐसा चाहेंगे कि ये दो टेबल शुड बी लिंक्ड, एक दूसरे से जुड़े हों, ताकि अगर मैं वन टेबल में कोई भी बदलाव कर रही हूँ, कोई भी मॉडिफिकेशन कर रही हूँ, तो वो रिफ्लेक्ट करे कि अदर 2 3 4 टेबल्स हैं जहां पर इन स्टूडेंट की डिटेल्स लिखी हुई है, वहां पर भी जाके बदलाव करो। ऐसा कुछ होना चाहिए ना। तब हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दो टेबल को लिंक करना जरूरी है। तब हम क्या करते हैं कि इस टेबल की, जब इस टेबल की प्राइमरी की इस टेबल में आती है तो वो इस टेबल की फॉरेन की कहलाती है। तो ये है प्राइमरी की इस टेबल की, कोर्स टेबल की। तो जब वो इस टेबल में आएगी तो मैंने यहां रख दिया कोर्स आईडी, तो कोर्स आईडी स्टूडेंट टेबल की फॉरेन की कहलाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इस टेबल की प्राइमरी की को यहां रख सकते हो, आप इस टेबल की प्राइमरी की दैट इज स्टूडेंट आईडी को जब इस टेबल में रखोगे, कोर्स टेबल में रखोगे, तो स्टूडेंट आईडी कोर्स टेबल का फॉरेन की कहलाएगा। तो फॉरेन की क्या होता है, एक टेबल का प्राइमरी की जब दूसरे टेबल में आता है तो वो उस टेबल का फॉरेन की कहलाता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन की। और फॉरेन की दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है। यही स्टेटमेंट्स आएगी फॉरेन की। दोबारा सुन लीजिए, प्राइमरी की ऑफ वन टेबल, तो कोर्स टेबल का प्राइमरी की वॉज कोर्स आईडी, जब दूसरे टेबल में आता है यानी स्टूडेंट टेबल में आया तो वो स्टूडेंट टेबल का फॉरेन की कहलाएगा, ठीक है। इसीलिए दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, बाकी तीनों स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
MS एक्सेल का क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। MS एक्सेल का देख लीजिए कैसे सॉल्व करना है। और एक्सेल का फॉर श्योर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये भी जरा ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ये एक्सेल की एक मुझे शीट दे रखी है, द इक्वेशन इन सेल B2। B2 में कौन वैल्यू है, मतलब अच्छा यहां पर आपको फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है, और वो फॉर्मूला ये है A2 प्लस B1। तो अप्लाई करते हैं हम लोग जरा। B2 के अंदर हम अप्लाई कर रहे हैं A2 प्लस B1। तो A2 की क्या वैल्यू है, तो B2 में फॉर्मूला अप्लाई है A2 प्लस B1। तो A2 में वैल्यू देखिए क्या है, 20। तो 20 प्लस B1, B1 में क्या वैल्यू है, 16। 16 वैल्यू है, तो ऐड कर लो, कितना वैल्यू आ गया, 36। तो B2 में मेरे पास क्या वैल्यू आ गया है, 36। तो लिख लेते हैं जरा हम लोग यहाँ पर, B2 में क्या वैल्यू आ गया है, 36। ओके, जब हम लोग नीचे ड्रैग करेंगे सेल्स में, अभी आप इस सेल में हो B2 में, जब आप नीचे ड्रैग करोगे तो आप B3 सेल में आओगे, तो सेल में फॉर्मूला के एड्रेस भी तो बदलेंगे ना। तो जब आप लोग B2 में अप्लाई कर रहे थे तो A2 प्लस B1 था, जब आप B3 में आओगे तो ड्रैग करने पे इस फॉर्मूला में सेल एड्रेसिंग भी तो बदलेगी ना। तो ये हो जाता है A3 प्लस B2। जब आप B4 में चलोगे तो A4 प्लस B3, ये आगे आगे इस तरीके से ड्रैग होता चला जाएगा। ठीक है, यही फॉर्मूला हमने नेक्स्ट में अप्लाई करना है। चलिए, तो B2 की मेरे पास वैल्यू आ गई, अब मुझे B3 की वैल्यू निकालनी है ना, मतलब इस सेल में क्या वैल्यू आएगी मुझे ये चेक करना है। ओके, तो B, क्योंकि मुझे लास्ट क्या निकालना है, B3, B4 एंड B5 में क्या वैल्यू है, तो लास्ट में B5 की वैल्यू मुझे आउटपुट में बतानी है क्या आना है। ठीक है, तो B3 में फॉर्मूला क्या लगेगा, A3 प्लस B2। अब A3 में वैल्यू देखो, A3 में वैल्यू इज 8। तो 8 प्लस B2 की वैल्यू आई थी 36। ओके, तो रिजल्ट कितना आ जाता है, 44। तो B3 में वैल्यू आ गई 44। ओके, तो लिख लेते हैं हम जरा, यहां पर आ गई है वैल्यू 44। ओके, तो B2 निकल गया, B3 निकल गया, अब हम B4 निकालेंगे। निकालिए जरा B4। B4 में क्या फॉर्मूला है, A4 प्लस B3। तो A4 प्लस B3, A4 में क्या वैल्यू है, 12। तो 12 प्लस B3 में क्या वैल्यू आई थी, 44। तो जो आ जाती है 56। ठीक है, तो अब मेरे पास इस सेल में वैल्यू आ गई है 56। अब मुझे ये फाइंड आउट करनी है, तो ये वैल्यू कैसे निकलेगी, A5 प्लस B4। A5 में है 0 और B4 में है 56, तो रिजल्ट आ जाता है 56। तो यही वैल्यू मुझे निकालनी थी, B5 में क्या वैल्यू आई है, 56। तो ये रहा आपका आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, आराम से क्वेश्चन पढ़िए, बहुत इजी है, बहुत इजी कैलकुलेशंस है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि वो क्या कह रहा है, क्या फाइंड आउट करना है, कहाँ पर क्या मेथड अप्लाई होगा, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। जो इसका सिंटेक्स है, जो इसका करने का तरीका है, वही अप्लाई करते चलोगे, इजीली आंसर निकलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। चलिए अगले बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ओके, चलिए इस क्वेश्चन से पहले हम लोग सम इफ की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी। सम इफ लीजिए, तो सम इफ और एक सम इफ्स, काउंट इफ्स, ये यूजीसी के पिछले कुछ सालों में 2024 से पहले बहुत प्रीवियस ईयर्स में ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, सम इफ्स, काउंट इफ्स, दे आर इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए, तो सम इफ एक लॉजिकल फंक्शन है, चाहे आप सम इफ की बात करो चाहे सम इफ्स की बात करो, ये दोनों के दोनों एक लॉजिकल फंक्शन है, काउंट इफ भी काउंट इफ्स भी। ओके, सम इफ, तो इफ किस लिए अप्लाई करते हैं, विद कंडीशन। सम सम उनका निकालेगा जहां कंडीशन ट्रू है, जैसे आपके पास एक टेबल है एम्प्लॉय की सैलरी का, तो आपने कहा जिनकी सैलरी 50,000 से ऊपर है उनका सम निकालो, तो एक ही कंडीशन थी, तो जब जिन जिन लोगों की सैलरी 50,000 से ऊपर है उनका सम आ जाएगा।
सम इफ्स में क्या है, कंडीशन एक से ज्यादा हो जाएगी। तो आपने ऐसे कहा जिन लोगों का एड्रेस चंडीगढ़ है और जिनकी सैलरी 20,000 से ऊपर है उनका सम हो। अब कंडीशन दो है, तो जहां पर दोनों वैलिड कंडीशन होगी सिर्फ उन्हीं की सैलरी का सम होगा, बाकी किसी का नहीं होगा। चलिए देखें जरा हाँ भी हम लोग। तो यहाँ पर इसका सिंटेक्स क्या है, पहले यहाँ रेंज आएगी, रेंज यानी वो सेल्स आएंगे जिन पर आपने क्राइटेरिया यानी कंडीशन अप्लाई करना है। जो यहां लिखा होंगे इस कॉमा के बाद जो यहां लिखे होंगे सेल्स, उनका सम निकलेगा। देखिए जरा कैसे होगा एक बार। जैसे ये टेबल दे रखा है, तो मैं यहीं पर आपको सिंटेक्स लिख देती हूँ। सिंटेक्स क्या है इसका, इक्वल टू सम इफ क्राइटेरिया रेंज कॉमा क्राइटेरिया कॉमा सम रेंज। इसी सिंटेक्स पर हम लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ओके और ध्यान रखेंगे कि सम इफ में वन कंडीशन है, सम इफ्स में एक से ज्यादा कंडीशन है। ओके तो पहले देखिए क्राइटेरिया रेंज है, तो क्राइटेरिया रेंज आते हैं जरा हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपका क्राइटेरिया रेंज है, वो सेल एड्रेस है जहां पर ये क्राइटेरिया अप्लाई होना है। तो देखिए ए के बराबर A2 से A7 में कहाँ कहाँ वैल्यू है, तो कर लीजिए। एक तो ये वैल्यूज हैं, ठीक है, और सम किसका निकलना है, इनका, मतलब बी वालों का सम निकलना है। तो जहां पर ये कंडीशन ट्रू हो रही है, ए वाली वैल्यू ट्रू हो रही है, देख लीजिए बी में कहाँ वैलिड है। एक तो 15 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 5, ये आपका रिजल्ट आ जाना है, सिंपल। तो क्राइटेरिया रेंज पहले है, इन पर ये वाले जो सेल्स हैं A2 से A7 पर क्राइटेरिया ये कंडीशन अप्लाई हुई कि जहां पर ए वैल्यू है, और सम किसका निकलना है, इन वैल्यूज का, B2 से B7 का, इनका। लेकिन जहां पर इनके बराबर में वैल्यू ट्रू हो रही है उनको ऐड करना है, ठीक है। तो ए के नजदीक में यहाँ 15 थी, यहाँ 20 था, यहाँ 10 था और यहाँ 5 था, तो इनको ऐड कर लोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, सिंपल। सिंटेक्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, आसानी से सॉल्व हो गया, ये सिंटेक्स याद था तो मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। सम इफ का एक और क्वेश्चन है, इसे ट्राई कर लेते हैं। देखिए यहां पर हमें दोबारा मैं सिंटेक्स लिख के दे रही हूं आप लोगों को, इक्वल टू सम इफ क्राइटेरिया रेंज कॉमा क्राइटेरिया कॉमा सम रेंज, ठीक है। सम इफ का यही फॉर्मूला है, सम इफ में कंडीशन के अकॉर्डिंग सम निकलेगा, लेकिन कंडीशन इज ओनली वन। तो क्राइटेरिया रेंज क्या है, सम इफ ब्रैकेट A1 से A6, तो ये है A1 से A6, लेकिन इन पे कंडीशन क्या अप्लाइड है, क्राइटेरिया क्या अप्लाइड है, ग्रेटर देन 100। तो देखो ग्रेटर देन 100 कौन सी है, एक तो ये सेल है और एक ये सेल है ग्रेटर देन 100, ठीक है। लेकिन सम रेंज लास्ट वाले हैं, यानी ये वाले सेल्स, सम इनका नहीं निकलेगा, जो यहाँ पर सेल्स हैं इनका सम निकलेगा, जो है B1 से B6, तो यानी इन वाले सेल्स का सम निकलेगा। तो यहाँ पर क्या वैल्यू है, एक तो 20 है और एक 30 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 50, सिंपल। ये ऐसे सॉल्व होगा। तो आई थिंक आप लोग को ये वीडियोस यूजफुल लग रही हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ऑल ये यूजीसी नेट के, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग आगे 1 वीक के लिए कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेशंस पर चलेंगे जो यूजीसी नेट के हैं, क्योंकि फिलहाल 10 दिन बाद हमारे एग्जाम ही है, इसलिए। तो जो वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इससे ऊपर आप नहीं जाओगे, ये क्वेश्चन फॉर श्योर है। एक टॉपिक नंबर कन्वर्जन है और दूसरा टॉपिक MS एक्सेल है। दीज आर फॉर श्योर टॉपिक ऑफ यूजीसी नेट पेपर 1। ओके ICT के टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं और 10 नंबर है। लेकिन ये 10 नंबर 5 जरूर हमारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन उन 5 क्वेश्चंस में मैच द फॉलोइंग, जैसे अभी DBMS का क्वेश्चन था, DBMS के क्वेश्चन में 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन के लिए आप लोगों को 1 घंटे का DBMS पढ़ना पड़ेगा, तो हर लाइन पर कॉन्सेप्ट था अलग अलग, ठीक है। तो इसीलिए ICT हमें पढ़ना ही पड़ता है बहुत अच्छे से, लेकिन इससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ओके तो अगर आप लोग को वीडियोस बहुत यूजफुल और एग्जाम ओरिएंटेड लग रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।